हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के जितने सारे विद्यार्थी इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों के सामने अंतिम मौका है वो साइंस का। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई एग्जाम खराब आप लोग गया है किसी कारण बस, तो अब रही कि सही कसर आप लोग सारा साइंस पर निकालना है। साइंस इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि एक भी सवाल नहीं छूटे। और इसके लिए दोस्तों आप लोगों का सारा क्लासेस यहाँ पर होगा, आप लोगों का जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से एनसीईआरटी का निचोड़ में लेकर के आऊंगा, उससे बाहर तो कुछ नहीं आ सकता। एनसीईआरटी से ही सवाल आएंगे, तो सारा मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट सवाल प्लस एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग करवा दूंगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, जितना वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं उसको देखिए और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और ताकि सभी कोई पढ़ पाए और सभी को एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। और समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन कोई भी पूछ आप लोग बना बना के भी लिख सको, क्योंकि रटने से फिर नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कितना सारा इसमें क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होता है, हम लोग समझ लेते हैं हर एक आंसर को। पहला सवाल है दोस्तों हम लोग का कि तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे निरूपित किया जाता है तथा इसका ऐसा मात्रक लिखिए। तो देखो, तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और इसका ऐसा मात्रक, ऐसा यूनिट लिखने बोला है। तो देखो, दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। दो क्रमागत मतलब इस प्रकार, आप लोग मान लीजिए कोई कण वाइब्रेट हो रहा है, इस तरह से कंपन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पूरा सामने सामने है, फिर क्या हो गया, इस वक्त अब दूर दूर है, ठीक है। अब फिर अगर सामने सामने हो गया तो दो क्रमागत संपीड़नों और विलयनों, मतलब जो सामने सामने है, ठीक है, और जो दूर दूर है, उसके बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। और इसे हम लोग लेमडा होता है, इस प्रकार से लेमडा लिख देना या फिर ऐसा दिखा देना। इसे हम लोग लेमडा से सूचित किया जाता है। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है। और अगर ऐसा भी आप लोग देखो इस प्रकार, ठीक है, एक रेखा है ये वाला, तो ये वाला यहाँ से लेकर के आप देख सकते हो यहाँ तक के, से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर आप ये वाला भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। फिर यहाँ या फिर यहाँ से लेकर के पूरा एक यहाँ तक का, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये हो गया। तो बस आप याद रखना, दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। इसे हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा का साइन देख लो, ऐसे करके ऐसे कर देना, लेमडा हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा भाई साहब, जी हाँ, जिससे आप लोग देखते हो कोई पूरा तेज से दौड़ के आ रहा है ना, तो उसमें कौन सा गति है, गतिज ऊर्जा है। कोई बाइक चल रहा है रेस में, उसमें कौन सी है, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। मतलब अगर किसी भी वस्तु में गति है भाई साहब, तो भैया उसमें गतिज ऊर्जा है, समझ रहे हो। तो देखो क्या है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब आप ही जो दौड़ कर जाओगे, किसी को धक्का मार दोगे, तो आप में गतिज ऊर्जा है, जिसके कारण किसी और में को चोट लगी। बॉल आता है ना, तेजी से क्रिकेट खेलते हो ना, एकदम बड़े मस्त से खेलते हैं सर, छक्का चौका मारते हैं, तो बॉल में को जब मारते हो छक्का के लिए, तो जितनी जोर से मारते हो उतना ज्यादा उसमें गति जाता है, उतना दूर जाता है ना, तो उतना ज्यादा उसमें गतिज ऊर्जा चली जाती है। इसीलिए तो बस याद रखना, किसी वस्तु की गति जो होता है उसी के कारण उसमें जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। और गतिज ऊर्जा दो कारकों पर निर्भर करती है, किस पर, पहला वस्तु की, सॉरी, गतिज ऊर्जा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। हाँ, किस पर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, हाफ एम भी स्क्वायर जो है ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो पहला क्या कारक हो गया, तो पहला हो गया दोस्तों एम, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु की गति। जैसे हाफ एम भी स्क्वायर है ना, ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो एक हो गया एम, एक हो गया भी। एम मतलब द्रव्यमान और भी मतलब वेग। तो वस्तु की गति या फिर वस्तु की वेग बोल सकते हो, ठीक है। और वस्तु का द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है गतिज ऊर्जा। समझ गए, फॉर्मूला याद रखना, वहीं से देख के बोल दो कि एम और वी है, मतलब द्रव्यमान और वेग। अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियां बताइए, मतलब अच्छा स्वास्थ्य है, इसके लिए किस प्रकार का शरीर होना चाहिए। तो देखो, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियां क्या क्या है, देखो, वह रोग मुक्त हो, मतलब उसे रोग नहीं होना चाहिए। रोग मुक्त मतलब क्या, उसे रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल निरोग होना चाहिए वो हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो। और ये तो अभी सबसे बड़ा रोग है मनुष्य का ना, कि टेंशन, चिंता, तनाव, ये सबसे बड़ा रोग है। और यही सारे रोगों का जन्मदाता है, क्या, चिंता। तो वो हर प्रकार की चिंता से मुक्त होना चाहिए। वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से भी मुक्त हो, ठीक है। इस प्रकार की सामाजिक और मानसिक परेशानी हो, ठीक है, मेंटल जैसा नहीं करे, पागल जैसा, तो भी वो फिर रोगी कहलाएगा। तो उससे भी वो मुक्त होना चाहिए। तो ये सारा चीज में है, और ये सारा चीज रहेगा तो बोलोगे हाँ चलो भाई साहब ये स्वस्थ है, ठीक है। टीकाकरण क्यों आवश्यक है, वाई वैक्सीनेशन इज नेसेसरी। बोले सर ठीक है, हम लगाए हैं वैक्स कोरोना का, तो क्यों लगवाए हो भाई साहब, वायरस से बचने के लिए ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्ड करने के लिए। तो देखो टीकाकरण क्यों आवश्यक है, हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही टीका या वैक्सीन कहते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा हमें दी जाती है उसे ही टीका या वैक्सीन कहते हैं। जैसे मान लो किसी को कोरोना हुआ है, अब उसे जो वैक्सीन या फिर जो उसे दवा दी जा रही है, ठीक है, जो सुई उसमें फोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या, वो कोरोना मारने की दवा नहीं है, ठीक है, वो कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं। हाँ, अब चलो, अब भाई साहब, अब अगर कोरोना कोई वायरस आएगा तो उससे वो लड़ लेगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से कि वो कोरोना के प्रति क्या हो जाता है, सचेत हो जाता है हमारा शरीर कि हाँ चलो इस टाइप का भी कोई वायरस है, ठीक है। और कोरोना जैसे बीमारी के लिए हमारे शरीर में रोग क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मतलब कोरोना का वायरस आपको अटैक तो करेगा, पर वो आप में इफेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? आपके शरीर में इतना रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि वो कोरोना वायरस को मार गिरा सकता है। ठीक, तो ये चीज है, उसे ही टीका वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है, जैसे हो सकता है वो आपको दवा खिलाई जाए, पिलाई जाए, या फिर इंजेक्शन भोंक दिया जाए। समझ रहे हो? माध्यम से आपके शरीर में डाली जाए, तो ये चीज है। इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। तो मेन आवश्यक क्या कारण है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है, और बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को कुछ जीव सीधे ग्रहण करके उसे नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। क्या करता है? वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन होता है, मतलब सर मुक्त मतलब क्या? मतलब हवा के साथ रहता है ना, बोलते हैं ना वायु में 78% नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में, ठीक है, तो उसी को बोलता है मुक्त नाइट्रोजन। तो कुछ जीव ऐसा होता है कि उसको ग्रहण करके और उसे नाइट्रोजन यौगिकों जैसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब पौधे ये नहीं करते हैं ना, पौधे के जो पत्ते होते हैं या फिर पौधे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन को वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो हम लोग मुंह खोलें और नाइट्रोजन हम लोग के मुंह में अंदर घुस गया, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर हम लोग मुंह खोलेंगे और मुंह खोल के सक कर लेंगे तो हम लोग का नाइट्रोजन अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन किसी रूप में, किसी फॉर्मेट में, किसी में मिला हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्या होगा देखो, वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन को कुछ जीव, कौन सा जीव? ये वाला जीव, यहाँ पर रुको, ये वाला जीव राइबोजियम, ठीक है। कुछ जीव क्या करता है, सीधे ग्रहण करके उसे नाइट्रोजन यौगिकों मतलब नाइट्रेट में बदल देते हैं, और इसी क्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब नाइट्रोजन को स्थिर करता है। नाइट्रोजन भाई साहब इधर उधर घूम रहा है, उसको पता नहीं मिल रहा है, तो कुछ जीव होता है उसको स्थिर कर देता है, मतलब उसको नाइट्रेट में बदल देता है। और क्या करता है, यह नाइट्रोजन यौगिक, यह जो नाइट्रोजन यौगिक बन जाता है यानी नाइट्रेट जो बन जाता है, फिर पादपों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब क्या होता है, अब ये जो जीवाणु है, ये जो राइबोजियम है, राइबोजियम क्या करता है, वो नाइट्रोजन वायु से लेता है, मतलब वो कोई कोई पौधों में होता है, ठीक है। वो जीवाणु क्या रहता है, मिट्टी में रहता है, समझ रहे हो। तो वो क्या करता है, वातावरण से नाइट्रोजन ले लिया और उसको नाइट्रेट में बदल दिया। अब मिट्टी से पौधे क्या करते हैं, उस यौगिक को अवशोषित कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो अवशोषित कर लेते हैं, और ये जो क्रिया है ना कि जो जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्थिरीकरण। कौन सा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और यह नाइट्रोजन यौगिक फिर पादपों के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, बस हो गया। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। पूछा जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, तो याद रखना राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। समझ रहे हो? अगला सवाल है हमारा कि ओजोन परत क्या है, इस परत में छिद्र होने के क्या क्या कारण है। तो देखो, ओजोन परत एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। ओजोन परत एक पृथ्वी, ये हम लोग का पृथ्वी है, एक ऐसा लेयर बनाया हुआ है, ठीक है, ओजोन का, जिसको इसका फॉर्मूला होता है O3, याद रखना, ओजोन का, ठीक है। ताकि सूर्य से, मान लो सूर्य से पूरा रोशनी कोई आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या, इसको रोक लेती है, जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें हैं उसको यहीं पर रोक लेती है, और जो बाकी अच्छी किरणें उसको हमारी पृथ्वी तक आने देती है, ठीक है। ये क्या, ये पृथ्वी है, समझ रहे हो। और ये है ओजोन लेयर। तो क्या करता है, ओजोन परत एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, मतलब कह सकते हो ये हमारे लिए एक कवच का काम करती है ना। इसके परत में छिद्र होने के पीछे कुछ हानिकारक गैसें, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 तथा अन्य हानिकारक गैसें हैं इसके छत्ती के पीछे, ठीक है। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे मेन याद रखना CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गॉट इट? ये चीज है। अगला सवाल है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करिए। तो इसका आप लोग चलिए, परिभाषित मतलब दोनों में अंतर बोल देना है, क्या क्या है देखो। तो सबसे पहला हम अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें यहाँ पर पहले। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है देखो। अनुदैर्ध्य तरंग दोस्तों, ये माध्यम के कण के तरंग के, अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण
तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करती है। याद रखना, ये तरंग के संचरण की दिशा, मतलब जिधर तरंग जाता है उधर ही इसके कण होता है, जाता है, समझ रहे हो। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है, और ये जो होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों माध्यम में होता है। और अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न एवं विकिरण के रूप में संचरित होती है। मान लीजिए संपीड़न मतलब एक साथ बहुत सारे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, सामने 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 सामने, और कहीं कहीं बहुत खाली खाली है, ठीक है। तो ये जो सामने सामने इसको बोलते हैं संपीड़न, जो दूर दूर है इसको बोलता है विकिरण में, ठीक है, इस रूप में जाता है। और हम लोग इसकी बात करेंगे अनुप्रस्थ का, तो देखो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। किसके लंबवत, ठीक है, मतलब तरंग इधर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस प्रकार से, समझ रहे हो। देखो ऊपर जा रहा है, कभी कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो क्या एक्चुअली में तरंग किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन कण की दिशा क्या है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, मतलब क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है ना, समझ रहे हो। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस तथा द्रवों के ऊपरी सतह में उत्पन्न होते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे क्या, ठोस और द्रव के ऊपरी सतह में। किसी रस्सी का फैला दो, देखो तो रस्सी का आकार ऐसे ऐसे हो जाता है। या फिर कभी पानी के ऊपर वाला भाग देखो, इस प्रकार से पानी भी इस प्रकार से मूव करती है, कभी कभी जब बाढ़ आता है इस प्रकार से पानी जाती है, तो वहीं पर से बनता है, ठीक है, ठोस में और द्रव में। गैस में ये चीज नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों एवं गर्त के रूप में संचरित होती है। मतलब क्या, देखो ये हो गया श्रृंगो और गर्त, ये ऊपर वाला को बोलते हैं श्रृंग, और नीचे वाला जो आ गया इसको बोलते हैं गर्त। फिर श्रृंग गया, फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, इस प्रकार से। गॉट इट। और दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। थॉमसन ने क्या कहा था भाई साहब, तो उन्होंने बोला था परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है, ठीक है। परमाणु क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण जो होता है प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धसे होते हैं। मतलब इस प्रकार से ये है क्या, ये एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं इसमें तरबूज में बीज के जैसा धंसा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से बोला था कि हाँ इस प्रकार से हमारा परमाणु होता है कि ये एक पूरा प्लस धनावेशित गोला है जिसमें कहीं कहीं माइनस चार्ज है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धसे होते हैं। आप कह सकते हो कि जो ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें धसे होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, बिना किसी विशिष्ट विन्यास के नहीं भी लिखो तो चलेगा। तो यह दोस्तों कुछ आप लोगों का इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, और सभी को समझ लो। और भी सवाल अभी आएगा क्योंकि मेहनत आप लोग करना है। साइंस में अगर तोड़ना है तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो सिर्फ मॉडल पेपर के भरोसे जाओगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस में ज़्यादातर मैंने मॉडल पेपर कराया था तो उस प्रकार से क्वेश्चंस नहीं भिड़े थे। तो अब दोस्तों कहीं का कसर नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन करना है ताकि एग्जाम लोग का बढ़िया जाए, ठीक है। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।